हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से वेव मोशन एंड साउंड से वेलोसिटी ऑफ साउंड या आप कहें कि स्पीड ऑफ साउंड वो डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। क्या हमारा टॉपिक है? स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन की भी बात करते हैं उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? तो स्पीड के प्लेस में वेलोसिटी भी लिखा हुआ रहता है। इसका सिंबल हम क्या इस्तेमाल करेंगे? v। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पर डिपेंड करता है? जिस मीडियम से साउंड ट्रैवल करेगा, जिस मीडियम से साउंड ट्रैवल करेगा उस मीडियम की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा और उस मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इसका फार्मूला जो आता है वो है E/ρ। व्हाट इज E? E इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। रो क्या है हमारा? डेंसिटी। किसका? उस मीडियम का जिस मीडियम से होकर साउंड ट्रैवल करेगा। क्लियर है? तो E को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है इससे पहले वाले लेक्चर में कि E इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप ये जान लें, स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज। क्या बताइए? चेंज। जैसे मैं साउंड की बात करूं, साउंड जब एयर को डिस्टर्ब करेगा, एयर से अगर ये साउंड कोई जो बात कर रहे हैं हम, साउंड जब ट्रैवल करेगा एयर से तो एयर के मॉलिक्यूल्स को वो डिस्टर्ब करेगा तो उसमें एक स्ट्रेन पैदा होगा। स्ट्रेन का मतलब एयर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करें तो वॉल्यूम का चेंज बटे ओरिजिनल वॉल्यूम, या कुछ और भी हो सकता है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो मैं भी यही ले रहा हूँ। और स्ट्रेस क्या होता है? वो जो हमने इसको डिस्टर्ब किया तो हमने जो फोर्स लगाया उसको बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? डीफॉर्मिंग फोर्स। उस डीफॉर्मिंग फोर्स की वजह से वॉल्यूम में बदलाव आया, उसको ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड किया तो क्या मिला? स्ट्रेन। और स्ट्रेन की वजह से वो वापस उसी कॉन्फ़िगरेशन में, उसी वॉल्यूम, उसी डेंसिटी में आने की वो कोशिश करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। ठीक है? तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, जितना ज्यादा वो वापस आने की उसी कॉन्फ़िगरेशन में फोर्स लगा सकता है पर यूनिट एरिया, उसी को हम बोलते हैं। और स्ट्रेन नीचे हो जाए तो उसको हम उसके रेशियो को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब खुद बोलिए, अगर कम बदलाव हो मतलब बदलाव, जैसे स्टील की बात करें, स्टील में कम से कम बदलाव में भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस पैदा हो जाता है उसमें। मतलब स्ट्रेन, अगर हम एक स्ट्रेन कह रहे हैं, मैं स्टील लूँ अगर, तो स्टील के रॉड को थोड़ा अगर दबा दूँ, उसके लेंथ में अगर बढ़ोतरी हो जाए तो उतने कम बदलाव में भी वो वापस आने की उसके पास काफ़ी एबिलिटी होती है। या आप ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, जैसे स्टील एक सॉलिड है तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जो ज़्यादा बदलाव न करें आप, लेकिन तब भी उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा हो जाए तो हम बोलते हैं उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो अगर आप न भी समझ पाए तो थोड़ा सा, जैसे हम गैसेस की बात करें तो गैसेस को अगर डिस्टर्ब कर दें तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तब वो वापस आने की उसकी एबिलिटी, जो स्ट्रेस उसमें बहुत ज़्यादा पैदा होगा। लेकिन वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है थोड़े से बदलाव के लिए। आप मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सॉलिड्स की। उससे कम किसकी होती है? लिक्विड्स की। उससे कम किसकी होती है? गैसेस की। तो इससे पता चला सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी सॉलिड्स की है। मतलब सॉलिड्स में कम से कम बदलाव में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा से ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। समझ पा रहे हैं? तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी सॉलिड की है, उससे कम लिक्विड की है, उससे कम गैस की है। क्लियर है? अगर हम डेंसिटी की बात करें, रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है बताइए? सॉलिड्स का। उससे कम किसका है? स्पेशल केस भी कुछ होता है, जैसे मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली ऐसा होता है, सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा है, उससे कम किसकी होती है? लिक्विड की। उससे कम किसकी होती है? गैसेस की। ठीक है? तो अगर हम इस फार्मूले पर ध्यान दें, फार्मूला का प्रूफ हमारे लिए नहीं है अभी, 11 में भी आपको इस फार्मूले का प्रूफ नहीं जानना है, बस ये जान लें कि फार्मूला डिराइव हो सकता है बट हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है? हमारे सिलेबस से बाहर है। तो ये फार्मूला है, मान लिए। ठीक है? तो आप खुद बताइए, इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किसका है? इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा सॉलिड का है, उससे कम लिक्विड का, उससे कम गैस का। तो ऊपर का वैल्यू बढ़ा, मतलब इलास्टिसिटी अगर बढ़ा
तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, अगर हम रो को हम अभी इग्नोर करें तो स्पीड भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर है इलास्टिसिटी, ऊपर का वैल्यू जितना बढ़ेगा वो ओवरऑल पूरे उसको बढ़ा देगा। उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी है, सॉलिड्स की। इसके रिस्पेक्ट में स्पीड किसकी ज़्यादा है, सॉलिड की। उससे कम किसकी, लिक्विड की। उससे कम किसकी, गैस की। सॉलिड की स्पीड नहीं, सॉलिड मीडियम में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम साउंड की स्पीड लिक्विड मीडियम में उससे कम होगी, गैस में सबसे कम होगी, अगर इलास्टिसिटी के रिस्पेक्ट में बात करें। लेकिन अगर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात करें, डेंसिटी जितनी बढ़ेगी स्पीड उतनी घटेगी। देखिए डेंसिटी नीचे है ना, नीचे का वैल्यू जितना बढ़ता है वैल्यू उतना घट जाता है ओवरऑल। अभी हम इलास्टिसिटी को इग्नोर करके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंप्लाई कर रहा है सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी चूंकि सॉलिड की है तो सबसे कम स्पीड किसकी होगी, सॉलिड की। मतलब सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे कम होगी। उससे ज़्यादा किस में होगी, लिक्विड में साउंड की स्पीड। उससे ज़्यादा किस में होगी, गैस में, क्योंकि गैस की सबसे कम डेंसिटी होती है। डेंसिटी सबसे कम, नीचे का वैल्यू सबसे कम, तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी, साउंड की, उस मीडियम में। तो यहाँ पे बातें अटंग पटंग हो गई ना, कैसी होगी, अजीब व गरीब हो गई। एक कह रहा है सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में होगी साउंड की स्पीड, एक कह रहा है सबसे ज़्यादा होगी गैस में स्पीड साउंड की। अब ये दोनों में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, तो अब ये देखना है कि जो डिपेंडेंसी है कौन डोमिनेट कर रहा है। इलास्टिसिटी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्पीड है साउंड की किसमें, सॉलिड में, और डेंसिटी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसमें है, गैस में। लेकिन ज़्यादा डोमिनेट करता है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर है। जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो कोई एक फैक्टर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। अगर दोनों सेम अगर मतलब डोमिनेशन हो दोनों का, मतलब वर्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल पा रहा हूँ, मतलब ये जितना ये बदलाव कर रहा है स्पीड में उतना ये भी बदलाव करे, सेम अमाउंट का, ये बढ़ा रहा है ये घटा रहा है, बढ़ने का रेट और घटने का रेट सेम हो जाए तो स्पीड में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है कौन, इलास्टिसिटी। हाँ, डेंसिटी की वजह से कुछ, अगर सिर्फ डेंसिटी को हम एज्यूम करते हैं, इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता सारे मीडियम का, इलास्टिसिटी किसी का भी अलग अलग नहीं होता, तो इस फैक्टर को हम मानते हैं और उस रिस्पेक्ट में ऐसा होता प्रैक्टिकली कि गैस में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, बट ऐसा है नहीं। डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो गया, इलास्टिसिटी। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा आंसर हुआ कि सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी लिक्विड में, उससे कम होगी गैस में, है ना। ये नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है। क्लियर है, तो आप याद रख लें सॉलिड्स में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा क्यों होती है, तो हम बोलेंगे इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है किसी की, सॉलिड्स की, तो फिर बोलेगा कोई डेंसिटी ज़्यादा होने से तो स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि डोमिनेट करता है कौन, इलास्टिसिटी वाला फैक्टर। आई थिंक आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, उतार लीजिए। पहले मैं अपने हिसाब से पढ़ा देता हूँ, फिर आपको बाद में थोड़ा सा आपकी किताब में अगर कुछ स्पेशल बातें लिखी हुई हैं तो वो डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगर एयर में साउंड की स्पीड की बात करूँ, चलिए लिक्विड्स और गैसेस में अगर बात करें, लिक्विड्स और गैसेस, लिक्विड या गैस में साउंड की जो स्पीड होगी, तो जो हमारी इलास्टिसिटी है मॉड्यूलस वाली, है ना, तो लिक्विड और गैस में हम लोग इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। सिंपल सी बात है, डोंट नो वरीज। मतलब ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, मैंने बोला था स्ट्रेस और किसका रेशियो, स्ट्रेन का रेशियो। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन तो अलग अलग सिचुएशन में, जैसे मैं रॉड की बात करूं, कोई एक स्टील का रॉड है, उसका लेंथ बढ़ सकता है घट सकता है, वहां पे हमारा यंग्स मॉड्यूलस आएगा। क्या आएगा, यंग्स मॉड्यूलस। सॉलिड्स में यंग्स मॉड्यूलस आता है ना, या रॉड में। तो E बराबर हो गया हमारा, E को हम B बोलते हैं, B स्टैंड्स फॉर बल्क मॉड्यूलस, नाम है बस। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात जब हम करेंगे लिक्विड्स या गैसेस में, तो उस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का स्पेशल नाम है बल्क मॉड्यूलस, है ना। तो बल्क मॉड्यूलस कैसे आएगा, ये आएगा हमारा, देखिए फोर्स बाय स्ट्रेस क्या है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया। जब हम बात करते हैं लिक्विड या गैसेस की, तो यहाँ पे प्रेशर आता है, क्या आता है, और अच्छे से लिखा जाए डेल्टा पी आता है, नो वरीज। मतलब प्रेशर है ये, क्या है ये, प्रेशर। पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर। इसमें निगेटिव भी आता है ना, फोर्स बाय एरिया प्रेशर होगा, प्रेशर निगेटिव में क्यों आया, अब ये बात आप बाद में समझेंगे, है ना। या अभी समझ जाए यूं कि अगर हम
गुब्बारे को पानी में डाल दें तो चारों तरफ से प्रेशर लगने से वो दब जाएगा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज होके कम हो जाएगा। मतलब नीचे जो आएगा हमारा स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। ये सब भी जानने की आपको ज़रूरत नहीं, आगे हम जानेंगे। मतलब ये क्या है हमारा स्ट्रेस और ये क्या है स्ट्रेन। और डेल्टा वी चूंकि निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अगर हम गुब्बारे को डाल दें पानी में तो वो दबने की वजह से उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन में हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये बात नहीं समझ आई तो आप इसको बस यूँ समझें कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस के बराबर लिक्विड और गैसेस में। ठीक है, तो जो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होगा वो E बाई रो है, तो हम यहाँ लिखेंगे बीटा बाई रो। किसके लिए, लिक्विड्स और गैसेस के लिए। ठीक है, बीटा बाई रो। अब अगर हम रॉड की बात करें, रॉड कैसा होगा, लीनियर रॉड की बात हो रही है ना, सीधा रॉड की। तो ये सॉलिड्स में ही बात होगी। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसको हम बोलते हैं वाई या गामा बोलते हैं, है ना, वाई ही लिखते हैं अभी। इसका नाम है यंग्स मॉडुलस। अब यंग कोई जवान नहीं, कोई साइंटिस्ट है, उसी के नाम पे यंग्स मॉडुलस। बल्क मॉडुलस था, ये इसका नाम है यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे हमारा वी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई या गामा बटे रो, इसका स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूले हो गए हमारे स्पीड ऑफ साउंड की। अलग अलग लिक्विड गैस में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा और रॉड में ये इस्तेमाल होगा, गामा बाई या वाई बाई रो। एक्चुअली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है, अलग अलग केसेस के लिए। चलिए अब कहानी शुरू होती है न्यूटन साहिब की। उन्होंने क्या कहा, तो चूंकि साउंड ज़्यादातर सिचुएशन में हमें नज़र ये आएगा कि साउंड किससे ट्रैवल कर रहा है, एयर से, तो उसी पे बहस शुरू हो रही है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसमें अब एंट्री होती है हमारे महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन की। तो न्यूटन ने जो एयर में बात करी गई, तो V बराबर हमारा क्या आएगा, V बराबर तो वही E बाई रो। ये फॉर्मूला तो अप्लीकेबल है। और E किसके बराबर होगा, क्योंकि एयर की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है, गैस में साउंड ट्रैवल करेगा तो बल्क मॉडुलस इस्तेमाल होगा, बीटा बाई रो का स्क्वायर रूट। न्यूटन के हिसाब से साउंड जो ट्रैवल करता है एयर में, इस प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, आइसोथर्मल। नाम से ही पता चल रहा है कि आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब साउंड जो ट्रैवल करेगा, अगर आप बात कर रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, तो आपके कहने के बाद मेरी कान तक जो आवाज़ आ रही है, इस पूरे सिचुएशन में टेम्परेचर का बदलाव नहीं होगा। मतलब पूरा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। पहले ही बता दूं, ये आप जानते होंगे कि ये वाला जो थ्योरी था ये गलत साबित हो गया है। इसको लैपलेस ने करेक्ट किया, लेकिन अभी हम गलत को पहले पढ़ेंगे, कितनी गलती थी, इसकी वजह से फिर कौन आया, ये सारी बातें समझेंगे। तो इन्होंने बोला, कौन, मिस्टर सर आइजैक न्यूटन ने, कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, एयर में जो साउंड ट्रैवल करती है वो उसका प्रोसेस कैसा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब उस मीडियम की टेम्परेचर में, के टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता। तो आपने एक इक्वेशन का नाम सुना होगा, PV इज इक्वल टू nRT। अब ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा। बस आइडियल गैस फिर क्या है, इसको समझना पड़ेगा। अभी एयर को भी हम आइडियल गैस मान लेते हैं, वैसे एयर एक रियल गैस है, आइडियल गैस बस इतना समझें कि हम अप्रोक्सीमेशन में ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, PV बराबर nRT, है ना। ये एक फार्मूला है, आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। मतलब फार्मूला क्या, एक इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। आई थिंक मैं अगर सही हूँ तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। R क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट, और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है ना। N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। और चूंकि न्यूटन के हिसाब से ये जो प्रोसेस है जिसमें हम साउंड को ट्रैवल करा रहे हैं, किसमें, एयर में, तो उसमें टेम्परेचर बदलता नहीं है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ये जो पूरे टर्म्स हैं हमारे, सब मिलके क्या हो गए, कांस्टेंट। तो PV बराबर nRT में कुछ एक n नंबर है, R क्या हमारा गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो हमारे पास P और V का जो प्रोडक्ट है वो क्या आया, कांस्टेंट। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आया। P और V का जो प्रोडक्ट है वो क्या आया, कांस्टेंट आया।
अब इसके बाद डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन आपको मैं अपने तरीके से मतलब आपके लेवल में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब पीवी कांस्टेंट इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसका चेंज करने का मतलब प्रेशर को पहले हम कांस्टेंट मान लेते हैं, फिर वेलोसिटी का चेंज करेंगे तो क्या होगा डेल्टा वी, फिर वेलोसिटी को आई एम सॉरी वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है आई एम सॉरी, क्या ये वॉल्यूम है, फिर वेलोसिटी, फिर मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट माना, फिर प्रेशर का चेंज करें डेल्टा पी, और कांस्टेंट का चेंज कितना होगा 0। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का मेथड है, नो वरीज। कैसे करते हैं, पी को कांस्टेंट मानिए, वॉल्यूम को चेंज किया तो डेल्टा वी, वॉल्यूम को बाहर के वॉल्यूम कांस्टेंट मानिए, फिर प्रेशर को चेंज किया डेल्टा पी, और कांस्टेंट का चेंज कितना होगा 0। तो यहाँ से हमारे पास ये समझ ना भी आए तो आपको बातें बाद में कंक्लूजन है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा v डेल्टा p इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा v। तो यहाँ से हमारा क्या निकालना है, हमें p निकालना है। तो क्या हो जाएगा v, तो हमको जब p निकालना है तो इसको मैं ऐसा क्यों लिखा, मैं इसको लिख रहा हूँ p डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस v डेल्टा p। तो p हो जाएगा है ना माइनस v डेल्टा p बटे डेल्टा v। इस v को नीचे लेके आ सकते हैं, तो p बराबर हो गया माइनस डेल्टा p बटे डेल्टा v बाई v। तो ये प्रेशर के बराबर आ गया, देखिए। और मैंने इससे पहले भी लिखा था माइनस डेल्टा p बाई डेल्टा v बाई v, ये किसके बराबर था, इलास्टिसिटी के बराबर, ये बल्क मॉडुलस के बराबर था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ गया, प्रेशर के बराबर। ये डेल्टा पी क्या, प्रेशर क्या, फोर्स बाई एरिया, वो तो स्ट्रेस है, और नीचे क्या हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और चूंकि गैस है तो ये बल्क मॉडुलस है, और ये किसके बराबर आ गया, प्रेशर के बराबर। मतलब ये कि हम यहाँ लिख सकते हैं सीधे बीटा किसके बराबर, प्रेशर के बराबर। ये बात नहीं भी समझ आए तो आपको कंक्लूजन याद रखना पड़ेगा कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, और इस केस में जो बीटा है, जो बल्क मॉडुलस है, जो कि मॉडुलस इलास्टिसिटी गैस के रिस्पेक्ट में, गैस के हिसाब से आया है बल्क मॉडुलस, वो किसके बराबर, सीधे प्रेशर के बराबर आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, स्पीड ऑफ साउंड का न्यूटन के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, p बाई रो स्क्वायर रूट, क्या आ गया, p बाई रो स्क्वायर रूट। अब इसको हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो v बराबर हो गया p बाई रो स्क्वायर रूट। तो p प्रेशर अगर हम एटमॉस्फेयर वाला लें, एयर वाला लें, तो यहाँ पे एयर, तो रो किसका लेंगे, एयर का। तो प्रेशर एयर वाला होता है हमारा 1.01, कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.013 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी ऑफ एयर काफ़ी कम होता है, वो तो 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसका पानी का कितना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है, हवा से। तो इसको अगर हम देखें पुट करके, तो इसको 1.013 10 पे पावर 5 बटे डेंसिटी कितना 1.293 है ना, इसका स्क्वायर रूट सब ऐसा यूनिट में है। तो स्पीड जो है, ये v स्पीड है, उसमें v वॉल्यूम था जो हम pv लिख रहे थे। तो ये हो जाएगा 1013 बटे 1293 इंटू 10 पे पावर 5, एक जीरो यहाँ ले लिया, यहाँ घटा दिए, तो 10,130 बटे 1293, 10,130 10,130 डिवाइडेड बाई 1293, यह है हमारा 7.83 इंटू 10 पे पावर 4 इसका स्क्वायर रूट। अब 7.83 का स्क्वायर रूट ऑफ 7.83 ये आ रहा है 2.7982। चलिए 2 इसको मैं हाँ चलिए लिख लेता हूँ 2.80 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 टू द पावर 4 का 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, दैट इज 280 मीटर पर सेकेंड। कितना आया 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके पता चला, ये तो आया हमारा थ्योरी के हिसाब से आइसोथर्मल मान के, लेकिन एक्सपेरिमेंट बता रहा है जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है इन कंडीशंस में 0 डिग्री सेल्सियस में 332 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर डिपेंडेंस भी है, तो मैं अभी सब नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस में देखा गया।
तो एक्सपेरिमेंटली कितना मिला 332 मीटर पर सेकेंड और थ्योरेटिकली कितना मिला 280 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द बिग डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। इतना डिफरेंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इससे पता चला कुछ ना कुछ कमी है। क्या कमी है? द कमी वॉज दैट कि हम मान चुके थे कि जो हमारा प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, जो कि है नहीं, हम नहीं माने थे। सर आइजैक न्यूटन काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं उनकी बात ऐसा नहीं कह रहा हूँ वो गलत या सही थे, लेकिन वो शुरू किए और मतलब उनको ऐसा थोड़ा सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि नहीं कि हम आइसोथर्मल मानते हैं, मान के पता चला कि स्पीड की ऑफ साउंड कितना है 280 मीटर पर सेकेंड। बाद में एक्सपेरिमेंट करके वेरिफिकेशन में क्या मिला, कुछ गलती मिली। इस गलती को ठीक करने के लिए कौन आए? लैपलेस। क्लियर है? तो न्यूटन क्या माने थे? आइसोथर्मल, यही गलती थी उनकी। ठीक है, अब एंट्री होगी कहानी में किसकी? अब इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। टॉपिक वही है, कौन इंटर कर रहे हैं? लैपलेस। तो इस टॉपिक का नाम हो गया इसी के अंदर लैपलेस करेक्शन। क्या नाम हो गया? लैपलेस आके क्या बोले कि जो साउंड एयर में ट्रैवल करता है ना, साउंड एयर में ट्रैवल करता है, ये बहुत फास्ट होता है। इट इज़ सो फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट, है ना, कि कंप्रेशन रियरफैक्शन बहुत फास्ट होता है। क्या होता है बोलिए? कंप्रेशन, जैसे टायर है, टायर बर्स्ट करता है तो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है ना। कंप्रेशन एंड रियरफैक्शंस जो होते हैं वो वेरी फास्ट होता है, या कहें कि रैपिडली होता है, फास्ट होता है, या कहें कि बहुत रैपिडली होता है। ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा ही फास्ट होता है। कौन? कंप्रेशन और रियरफैक्शन, है ना। जिस मीडियम से साउंड ट्रैवल करेगा, हवा से ट्रैवल कर रहा है, तो उसके कंप्रेशन रियरफैक्शन को देखें तो बहुत फास्ट होता है। इतना फास्ट होने से जो हीट का लेन देन है, टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हमको हीट को क्या करना पड़ेगा? लेन देन करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो कम कराना पड़ेगा, कम हो रहा है तो ज़्यादा कराना पड़ेगा, जिससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। लेकिन चूंकि ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है तो इसमें हीट का लेन देन पॉसिबल नहीं हो पाता है, मतलब नो हीट एक्सचेंज, या कहें डेल्टा क्यू 0 होता है। तो बहुत फास्ट होने से, बहुत फास्ट वाला जो वेरी फास्ट प्रोसेस होता है वो होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब हीट का एक्सचेंज 0 हो जाता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता, इतना टाइम ही नहीं है, बहुत फास्ट है, इतने छोटे से टाइम ड्यूरेशन में हीट का चेंज नहीं हो पाता। इसको लेते हैं डेल्टा क्यू 0। तो याद रहे कि लैपलेस ने क्या करेक्ट किया? न्यूटन ने बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इन्होंने बस एक करेक्शन किया कि ये आइसोथर्मल नहीं है, ये क्या है? एडियाबैटिक है। इसमें कोई टाइम नहीं मिलता, नो टाइम टू एक्सचेंज हीट, मतलब इतना कम ड्यूरेशन में होता है कि उनको हीट को एक्सचेंज करने का, लेन देन करने का एयर के साथ वो मौका ही नहीं मिल पाता। तो होता क्या है, इसमें एक नई बात आती है, जो PV बराबर हमने कांस्टेंट लिया। अब इसके बाद बात बहुत आगे बढ़ जाएगी तो आपको चिंता नहीं करनी। यहाँ पे कांस्टेंट आता है गामा, चलिए इसका नाम मैं गामा ही लिख दिया। गामा का स्पेलिंग देख लीजिए, GAMA होता है शायद। गामा जैसे अल्फा बीटा गामा लेटर है ना, ABCD, उसी तरह से गामा एक कांस्टेंट है। क्या होता है ये बस मैं बता दूं, CP और CV का रेशियो। ये हीट कैपेसिटीज हैं, वो आप दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, या कहीं और पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारा हीट कैपेसिटीज का, हीट में पढ़ेंगे, ठीक है। हीट कैपेसिटीज का रेशियो, ये कांस्टेंट प्रेशर में और ये कांस्टेंट वॉल्यूम में, बस इतना ही जान लीजिए। ये है रेशियोज किनका? हीट कैपेसिटीज का, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम में। ये आता है 1 + 2/f, और f क्या है हमारा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये सब चीज़ें थोड़ी सी हाई फाई हो जाएंगी आपके लिए, सब नहीं पढ़ना है। बस जो काम की चीज़ है वो आप जाने कि इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, PV पे पावर गामा। क्या आ जाता है बताइए? PV पे पावर गामा। अब इसके डेरिवेशन को आप समझ नहीं पाएंगे, बस इतना जान लें कि ये जब आगे प्रोसेस करेंगे, और जो हमारा F होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमारा होगा कितना होगा? डाई एटॉमिक के लिए कहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू होता है, जैसे एयर की बात करें, एयर में नाइट्रोजन होता है ना, एयर में नाइट्रोजन होता है, और ये मतलब ज़्यादातर अमाउंट, तो ये डाई एटॉमिक हुआ। क्या हुआ?
और जो डाई एटॉमिक होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, बस इतना याद रख लें। तो गामा कितना हो जाएगा इसके लिए 1 + 2/5, तो ये होगा 5 × 1 = 5, 5 + 2 7/5। तो बस इतना आपको याद रखना है कि जो हवा है उसके लिए जो गामा है वो कितना होगा 7/5। तो ये बीच में कुछ पेचीदी वाली बातें आ गई, बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो पीवी बराबर कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए पीवी पे पावर गामा कांस्टेंट होगा, ये होगा एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक का मतलब इसमें इतना फास्ट प्रोसेस है कि इसको हीट एक्सचेंज करने का इनके पास टाइम नहीं है। तो पीवी पे पावर गामा बराबर कांस्टेंट को अगर हम उस तरह से जैसे पी डेल्टा वी डेल्टा पी किए यहाँ पे करना हमारे लिए बहुत टफ होगा, क्योंकि इसमें डिफ्रेंसिएशन ज़रूरत पड़ेगी, डिफ्रेंशिएशन की, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं समझा दूंगा बट आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आगे 11 में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो इसी को प्रोसेस करके जो बीटा आता है ना, बीटा वो आइसोथर्मल आ रहा था, यहाँ बीटा कौन सा एडियाबैटिक वाला, इसमें बीटा बराबर पी नहीं आके आता है गामा पी एक्स्ट्रा। अब ये पावर यहाँ पे आके इंटर हो जाता है, इसके लिए डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। तो बीटा बराबर क्या आ गया गामा पी। अब हमारे पास जो स्पीड है, फॉर्मूला क्या है हमारा E/ρ का स्क्वायर रूट। ई के जगह क्या आया बीटा, बीटा के जगह क्या आएगा P/ρ नहीं, गामा P/ρ। तो बस यहाँ पे एक्स्ट्रा गामा आ गया, और गामा का वैल्यू कितना है 7/5, 7/5। तो 7/5, या हम एक काम करते हैं, गामा का रूट इंटू P/ρ का रूट, और P/ρ का रूट ऑलरेडी कितना 280 आया था, ये होगा 7/5 का रूट इंटू 280। इसको सॉल्व करें अगर 7/5, 5 1 5 5 1.4 का रूट इंटू 280 है ना, देख लेते हैं करके। स्क्वायर रूट ऑफ 1.4 1.18 ये कह रहा है, तो मान लेते हैं इंटू 280, तो 1.18 इंटू 280 ये आ रहा है हमारा 330.4। कितना आ रहा है, चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा आ रहा है, तो 330 या 331 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, और इस कैलकुलेशन में मेरे पास आया है 333 व्हाटएवर। तो 331 है, और एक्सपेरिमेंटली कितना है, एक्सपेरिमेंटली हमारा है 332 मीटर पर सेकेंड, या मेरे कैलकुलेशन में जो कॉपी में 333 आया, मतलब 1-2 मीटर पर सेकेंड का ही यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम लोग इग्नोर तो कर ही सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल और जो थियोरेटिकल है वो काफी हद तक मैच किया, जिससे हमने ये मान लिया कि लैपलेस सही थे। लैपलेस क्या बोले बस कि जो ये प्रोसेस है ये आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में बस P नहीं होता है E बराबर, मतलब बीटा P के बराबर नहीं होता है, मतलब जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के बराबर नहीं, प्रेशर के साथ एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को आप बाद में अच्छे समझेंगे। तो क्या फार्मूला हो गया हमारा सही वाला, ये स्पीड ऑफ साउंड है वो हो गया गामा P/ρ का स्क्वायर रूट, ये फार्मूला आपका सही हो गया। एक्चुअल में तो यहां से आ रही है बात, लेकिन एयर में जो फार्मूला हो गया वो गामा P/ρ का स्क्वायर रूट। इतनी बात आप नोट कर लें, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए और कुछ बातें, मिटा दो इसको, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूं, अगर जो PV है वो किसके बराबर होता है nRT, n नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P प्रेशर और V वॉल्यूम। तो PV बराबर हम लिख सकते हैं n नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना, n है नंबर ऑफ मोल्स, सही में बोला था, मास बाई मोलर मास। m स्टैंड्स फॉर क्या होता है मोलर मास, और जो m है ये गिवन मास है, इंटू RT। तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू ये m, ये V मल्टीप्लाइड इधर डिवाइड हो गया, इंटू क्या होगा RT/m, और मास बाई वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी के लिए हमने रो लिखा है, तो ρRT/m, ρRT/m। तो यहाँ पे P/ρ कितना हो गया RT/m, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या है V इज इक्वल टू गामा P/ρ का स्क्वायर रूट। तो ये P/ρ कितना RT/m, दैट इज गामा P/ρ के जगह हम क्या लिख सकते हैं RT/m,
इसका स्क्वायर रूट। तो एक फार्मूला हमारे पास एक और आ गया, V इज इक्वल टू गामा आर टी बाई एम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। गामा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मोलर मास कांस्टेंट है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका? स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर का। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। जहाँ पे टेम्परेचर को आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, आर का वैल्यू अगर जानना है जान लीजिए। ये गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और टेम्परेचर जो T है उसको इन केल्विन ही लेना है। K स्टैंड्स फॉर केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में मेजर करना है। और ये हमारा मोलर मास है इन किलोग्राम, मोलर मास इन किलोग्राम। और गामा तो 1+2/f, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, अभी बस इस्तेमाल करने हैं। 5 होता है गामा का वैल्यू। 5 कितना बोला था मैं? गामा का वैल्यू कितना आता है? 7/5। किसके लिए? एयर के लिए, जो कि एयर में ज़्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाईएटॉमिक है। ठीक है, तो V किसका प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं हुआ, स्क्वायर रूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। क्लियर है? उतार लीजिए। V बराबर गामा आर टी बाई एम का स्क्वायर रूट। चलिए अब कुछ और कैलकुलेशंस में चलना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स। हवा में जो साउंड ट्रैवल करती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो सबसे पहली बात वो किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे, अगर गामा आर और एम बदल नहीं रहा है तो V बराबर हमने क्या जाना अभी? गामा आर टी बाई एम का स्क्वायर रूट। गामा आर और एम में कोई वेरिएशन नहीं होगा तो V किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें कुछ रिजल्ट आ रहा है ना, वो रिजल्ट को समझने के लिए आपको बारीक बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या बात है? जैसे मैं बोलूँ V मान लेते हैं T डिग्री सेल्सियस पे मैं ले रहा हूँ, दूसरा ले V कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस में मतलब समझ रहे हैं ना, आपको पता ही होना चाहिए जो केल्विन है वो सेल्सियस से कितना ज़्यादा होता है? 273 अप्रॉक्स 0.15 भी होता है। तो T डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? टेम्परेचर का स्क्वायर रूट है ये, तो T डिग्री में इसको केल्विन में निकालना है, तो T प्लस क्या होगा? 273 का स्क्वायर रूट है ना, नीचे 0 है तो 0 प्लस 273 का स्क्वायर रूट, सबको एक साथ कर दिए। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल रूट T का यहाँ इक्वल टू क्यों दे दिए? गामा आर एम ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। इतनी बात तो आपको समझ आ रही है। V किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर बस पर, टेम्परेचर पर बस। तो गामा आर बाई एम ऊपर भी रहेगा, गामा आर बाई एम नीचे भी रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों के लिए। इसको सॉल्व करना अगर शुरू करें तो जो VT डिग्री सेल्सियस है ना, वो हो जाएगा उस पार जाके ये V 0 डिग्री सेल्सियस, और ये होगा पावर, ये देखिए T यहाँ तो 273 हो गया, ये 0 प्लस 273 है, मैं 0 प्लस यहाँ हटा दे रहा हूँ। T बाई 273 या प्लस 273 बाई 273 1 प्लस T बाई 273। ये बात अगर आपको ना समझ आए ना, आप क्या करें, इसको सॉल्व करें, यही आएगा। पावर क्या? हाफ है, पावर हाफ है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास कितनी स्पीड है? 332 मीटर पर सेकेंड। एक बात और जान लें, जैसे मैं लिखूं 1 प्लस है ना 3 उस पर पावर 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अगर मैं इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि 1 प्लस इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3, 3 दूना 6 और 1 7 हुआ। 7 और 16 लगभग में भी बराबर नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक रिजल्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ 1 प्लस 0.01 का स्क्वायर, तो ये होगा 1.01 का स्क्वायर। 1.01 का स्क्वायर अगर हम निकालें, 1.01 स्क्वायर्ड, ये आ रहा है 1.0201। ध्यान से देखिएगा,
यही किसके बराबर हो जाएगा अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो 1 + 2 × 0.01, तो ये 1 + 0.02, तो ये आया 1.02, और ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। देखिए ना, ये 1.020 नहीं 1.02 है। मतलब ये जो वैल्यू है अगर ये बहुत छोटा है 1 से, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 + x पे पावर n बराबर 1 + nx, लेकिन इसके लिए x को बहुत छोटा होना पड़ेगा 1 से। देखिए यहाँ नहीं हो पाया, यहाँ हो पाया, समझ पा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बाइनोमियल थ्योरम का एक स्पेशल केस है कि अगर x का वैल्यू बहुत छोटा हो रहा है n से, तो 1 + x पे पावर n को हम डायरेक्टली 1 + nx लिख सकते हैं। हमेशा नहीं, जब x बहुत छोटा होगा 1 से। क्लियर है? चलिए, ये बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसको रिपीट करके देख लें, समझ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको आगे लेके बढ़ें, v at t डिग्री सेल्सियस, ये होगा ये कितना 332, और ये होगा 1 + ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ½ × t/273। कब? जब ये t/273 काफ़ी छोटा हो, किससे? 1 से। तो यहाँ कंडीशन लिखना पड़ेगा हमें। इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि कैसे लिखें, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें t/273, इसमें यहाँ पे मैं कहीं लिख दे रहा हूँ t/273 काफ़ी छोटा है किससे? 1 से, या t काफ़ी छोटा है किससे? 273 से। कितना से? t काफ़ी छोटा है किससे? 273 से। क्लियर है? ये तभी हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये v at t डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 332 × 1, कितना होगा? 332, या इसको मैं पहले बढ़िया से लिख दूं, इंटू 1 + t/, ये हमेशा नहीं होगा, ये जब छोटा वैल्यू होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा। 3 दूना 6, 7 दूना 1, t/546। तो ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया t डिग्री सेल्सियस के लिए, लेकिन इसके लिए ये जो वैल्यू है छोटा होना पड़ेगा, हमेशा नहीं। सही अगर जानना है तो आपको यहीं से जानना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, v at t डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 332, या v 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, प्लस 332/546 × t, तो हो गया v t डिग्री सेल्सियस बराबर 332 + 332/46, 332/546, 0.61 के आसपास आ रहा है, 0.61 t। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, 332 + 0.61 t। क्लियर है? और ये जो है ना, ये आप ज़्यादा वैल्यू ना लें, t का वैल्यू देखा गया है कि <= आप 25 डिग्री सेल्सियस ही लें। इससे ज़्यादा लेंगे तो फिर ये जो अप्रॉक्सीमेशन है ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड कहाँ तक है? <= 25 डिग्री सेल्सियस तक ही है। हमेशा अप्लाई इसको ना करें आप, ठीक है। 332 + 0.61 t, तो अप टू 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम चलें तो 1 डिग्री सेल्सियस में, जैसे मैं लिखूँ v 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना होगा? ये 0 पुट करेंगे तो 332 हो जाएगा। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस लिखें तो 332 + 0.61 × t, तो ये हो जाएगा 0.61। तो इसको अगर ऐड करें, सही कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा 332.61। तो इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाए तो इधर कितना स्पीड बढ़ गया, यहाँ पे मीटर/सेकंड में, ये भी मीटर/सेकंड में। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्पीड कितना बढ़ रहा है? 0.61 मीटर/सेकंड स्पीड बढ़ रहा है। तो हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड कितनी बढ़ती है? 0.61 मीटर/सेकंड। हम कहाँ तक ये अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं? अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। ओके, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। डन? चलिए, बहुत बढ़िया। तो टेम्परेचर का डिपेंडेंसी आपको समझ आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? ये प्रेशर पे। तो ये एक बकवास बात मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन है, ले रहे हैं प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? v का हमने जाना γ/p/ρ का स्क्वायर रूट। देखिए, गलती से क्या होता है कि प्रेशर बढ़ने से हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर के बढ़ने से साथ साथ क्या होगा बताइए? इंप्लाई कर रहा है डेंसिटी घटेगा भी।
तो जब डेंसिटी घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे का वैल्यू जब घटेगा तो वैल्यू ओवरऑल बढ़ जाएगा। तो एक की वजह से क्या मैंने कर दिया, प्रेशर जब बढ़ेगा डेंसिटी घटेगा, सही कह रहा हूं। डेंसिटी कैसे घटेगा, प्रेशर बढ़ने से और दबेगा ना डेंसिटी बढ़ेगा, प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ भी जाएगा, मतलब दब जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। जब डेंसिटी बढ़ेगा नीचे का वैल्यू बढ़ा तो ओवरऑल जो क्या है वैल्यू घट गया। तो एक की वजह से बढ़ रहा है, एक की वजह से घट रहा है, बट नेट जो इफेक्ट है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो ओवरऑल देखें तो V क्या रहता है, सेम रहता है। तो प्रेशर के चेंज होने से डेंसिटी भी चेंज होता है, और इस तरह से प्रेशर डेंसिटी चेंज होता है कि P/ρ कांस्टेंट रहता है। ये क्या रहता है बोलिए, P/ρ क्या रहता है, कांस्टेंट। तो स्पीड डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जब तक नहीं बदलेगा मीडियम का, तब तक हमारा क्या नहीं बदलेगा, तब तक स्पीड ऑफ साउंड उस मीडियम में नहीं बदलेगा। क्लियर है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट तो इंप्लाई कर रहा है स्पीड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, चाहे वो प्रेशर बढ़े या घटे। प्रेशर बढ़े घटे तो डेंसिटी अपने आप इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा जिससे P/ρ कांस्टेंट रहेगा, स्पीड नहीं बदलेगा। स्पीड बदलना है तो टेम्परेचर बदलना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो स्पीड घटेगा उस मीडियम में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, इसको मिटा देता हूं। अब ह्यूमिडिटी में बच्चों के कंफ्यूजन रहता है। थर्ड नंबर ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी क्या कहता है, ह्यूमिडिटी में अगर देखें जो ड्राई एयर है हमारा, है ना, डेंसिटी अगर हम किसका लें, ड्राई एयर का, और एक होता है हमारा मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट मतलब जिसमें पानी की मात्रा आ गई। तो अगर उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए तो आपको पता होना चाहिए एयर का मॉलिक्यूलर जो एयर है, एयर का जो मॉलिक्यूलर मास है, ये एवरेज में देखा गया है 29 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है, 29 ग्राम पर मोल। लेकिन अगर मॉइस्ट एयर हो गया, क्या हो गया, मॉइस्ट एयर मतलब इसमें अगर पानी की मात्रा आ गई तो पानी मतलब H2O आ गया। H2O का मतलब क्या है, 2 + 16 कितना, 18 ग्राम पर मोल। तो जो चीज़ मिक्स हो रहा है, जो चीज़ मिल रहा है एयर के साथ मॉइस्ट होने की वजह से, वो तो और हल्का है ना, मतलब हवा और हल्की हो जाती है अगर मॉइस्ट एयर हो तो। क्लियर है। हल्की मतलब डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा, ड्राई एयर की। ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है, आपको ध्यान में रखना है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है ना, फॉर्मूला क्या, V बराबर गामा P/ρ। प्रेशर अगर नहीं बदल रहा है तो P तो कांस्टेंट हमने लिया, गामा कांस्टेंट है, तो V किसका प्रोपोर्शनल हो गया, 1/ρ का। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा है क्या, मीडियम, क्योंकि यहाँ पे पानी मिल रहा है, कुछ अगर मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी को बदल रहा है, डेंसिटी बदल दे रहा है। प्रेशर हम सेम रखें तो V किसका प्रोपोर्शनल हो गया, 1/ρ²। तो अब डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड घटेगा, लेकिन ये कंडीशंस होगा तभी, इन कंडीशंस में तो डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड घटेगा, है ना। तो बरसात के मौसम में होता क्या है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हल्की हो जाती है, और डेंसिटी कम होने से स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी नीचे है। समझ पा रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट। क्लियर है। तो इसलिए बरसात के मौसम में साउंड थोड़ी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है। ओके, अब मुझे लगता है कि अब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। मॉलिक्यूलर वेट वो तो मैंने ले लिया था m के साथ, वो आप देख लेंगे तो बात समझ आ जाएगी। और ह्यूमिडिटी बता दिया, विंड के साथ एयर के डायरेक्शन में अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, उल्टा होगा तो घट जाएगी। जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो एम्पलीट्यूड, तो साउंड की स्पीड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, उस पर डिपेंड नहीं करता, ये आप याद रख लें। और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। अगर मीडियम ही नहीं बदल रहा है, मीडियम नहीं बदलना चाहिए, तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, या फ्रीक्वेंसी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। इस तरह से बढ़ेगा घटेगा कि स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मीडियम अगर नहीं बदल रहा है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होगा। स्पीड बदलने से, वेवलेंथ बदलने से फ्रीक्वेंसी अपने आप बदल के वो स्पीड को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। और प्रेशर की बात मैंने तो कर ही दी,
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूँगा कि शायद कि मैं क्या शुरू कर पाऊँ, डॉपलर इफेक्ट, या देखते हैं मैक नंबर एंड सोनिक बूम। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। मिलते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन के बाद, 2-3 दिन 4 दिन, देखते हैं कितना टाइम लगता है ना। थैंक यू वेरी मच।